तो हमने कंप्लीट किया जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर एंड एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। आज नेक्स्ट चैप्टर आज आपको समझा रहे हैं। चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का समापन करना, फर्म को बंद करना। जब सारे पार्टनर मिलकर इस बात का डिसीजन करते हैं कि आज के बाद हम फर्म के नेम से कोई भी बिजनेस नहीं करेंगे, इस फर्म को यहीं बंद करेंगे, इस बिजनेस को यहीं शट डाउन कर देंगे, इस बिजनेस का वाइंड अप कर देंगे, बिजनेस का लिक्विडेशन कर देंगे, यानी कुल मिलाकर बिजनेस को बंद कर देंगे, तो उसे बोलते हैं डिसॉल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। एक अभी तक हमने पढ़ा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, जिसको हम डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म दोनों डिफरेंट मैटर है। फर्म डिसॉल्व होगी तो ऑटोमेटिकली उनकी पार्टनरशिप भी डिसॉल्व होगी, सब पार्टनर नहीं रहेंगे फर्म डिसॉल्व होने के बाद। लेकिन पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है तो ये कंपलसरी नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है कि फर्म भी डिसॉल्व हो। इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है कि एनी चेंजेस इन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि जो पार्टनरशिप डीड है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन में कहीं भी चेंज आता है, पार्टनरशिप डीड रिवाइज होती है, ओल्ड पार्टनरशिप डीड जो है वो फर्म से रिमूव कर दी जाती है और नई पार्टनरशिप डीड फर्म में अप्लाई की जाती है, तो उसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन या डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पहले दो पार्टनर थे ए और बी, एक नया पार्टनर आता सी एज ए न्यू पार्टनर, एडमिशन होने जा रहा है, तो जो ओल्ड पार्टनरशिप बिटवीन टू पार्टनर ए एंड बी वो तो हट जाएगी और एक न्यू पार्टनरशिप डीड एप्लीकेबल होगा अमंग्स थ्री पार्टनर ए बी एंड सी। वहां पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है लेकिन फर्म हमारा बिजनेस कंटिन्यू चलेगा। यदि कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो पार्टनरशिप डीड में चेंजेस होगा लेकिन बिजनेस बंद नहीं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स द एग्जिस्टिंग पार्टनर, यदि उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज करने की बात करते हैं तो भी यही कंडीशन, या कोई पार्टनर की डेथ हो जाए तो भी पार्टनरशिप डीड में चेंज होगा कि रिमेनिंग पार्टनर कौन होंगे, बिजनेस को कैसे कैरी करेंगे, उनके बीच में क्या क्या एग्रीमेंट होगा, लेकिन फर्म डिसॉल्व नहीं होगी। लेकिन पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाए, फर्म ही डिसॉल्व हो जाए तो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व, वो खत्म हो जाएगी। जब फर्म डिसॉल्व होगी, जब फर्म को बंद करेंगे तो फर्म की जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज हैं उसको हम एसेट्स को सेल आउट करेंगे, एसेट से कैश रियलाइज करेंगे, उससे पैसा वसूल करेंगे, और एसेट से जब कैश रियलाइज होगा तो हम हमारी लायबिलिटीज का पेमेंट करने के लिए यूज करेंगे। लायबिलिटीज का पेमेंट करने के बाद यदि कोई कैश अवेलेबल है तो हम पार्टनर्स की कैपिटल वापस पेमेंट कर देंगे। सबसे पहले मैंने आपको बतलाया है, फर्स्ट नंबर पर आपको एसेट्स अकाउंट क्लोज करना है। एसेट्स अकाउंट क्लोज करना है, यहां पर कोई रिवैल्यूएशन नहीं होगा, जितनी भी एसेट्स हैं उनके अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके बंद करना। एसेट्स का बैलेंस ऑलवेज डीआर होता है। कौन सा बैलेंस होता है? तो उन एसेट्स के अकाउंट क्लोज करने के लिए सीआर कर देना है। जितनी भी एसेट्स हैं, सन्ड्री एसेट्स कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। कौन से अकाउंट में? रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सी वैल्यू पर? जिस वैल्यू पर अकाउंट खुले हुए हैं उसी वैल्यू पर, बुक वैल्यू जो बैलेंस शीट में शो कर। इसका मतलब ये एसेट्स कौन सी आई? केवल रिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड नहीं आए। जो रिकॉर्डेड एसेट्स हैं जो बैलेंस शीट में शो की हुई है उन्हीं एसेट्स के अकाउंट क्लोज होंगे। अनरिकॉर्डेड एसेट्स के अकाउंट क्लोज नहीं होंगे, वो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं है, उनके अकाउंट खुले हुए नहीं है तो बंद करने की जरूरत भी नहीं।
उसके बाद लायबिलिटीज के अकाउंट क्लोज करते हैं। लायबिलिटीज के अकाउंट क्लोज करते हैं। लायबिलिटीज का बैलेंस हमेशा सीआर होता है। लायबिलिटीज का बैलेंस हमेशा सीआर होता है और लायबिलिटीज का बैलेंस सीआर है तो उन अकाउंट को क्लोज करने के लिए, उन अकाउंट को बंद करने के लिए हमेशा डीआर करेंगे। सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डीआर, सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सी वैल्यू पर अकाउंट बंद होंगे? जिस वैल्यू पर अकाउंट ओपन है, यानी जिसको बोलते हैं बुक वैल्यू। कौन सी वैल्यू? बुक वैल्यू पर। इसका मतलब रिकॉर्डेड लायबिलिटीज अकाउंट ही बंद होंगे, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज अकाउंट बंद नहीं होंगे। कौन से अकाउंट? रिकॉर्डेड। अब ये एसेट्स के अकाउंट है। अब इन एसेट्स से कैसे रियलाइज करेंगे? पैसा वसूल करना है। तो सेकेंड एंट्री, थर्ड एंट्री, रियलाइज फ्रॉम एसेट्स। रियलाइज फ्रॉम, इन एसेट्स को सेल आउट कर देते हैं, एसेट्स सोल्ड कर देते हैं, उनसे पैसा वसूल होता है। समझ लें, होता ना तो जिंदगी बताइए अपने। जब एसेट से कैश रियलाइज होता है तो जनरली हम फर्नीचर सेल करें, मशीनरी सेल करें तो सेल करने की एंट्री होती है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। लेकिन यहां एसेट्स अकाउंट नहीं आएगा क्योंकि एसेट्स तो हमने कहां ट्रांसफर कर दिया। तो अब जो भी रिकवरी होगी, जो भी कैश रियलाइज होगा, वो रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू ही होगा। इसका मतलब कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। एसेट्स की जगह कौन सा अकाउंट आएगा? रियलाइजेशन अकाउंट आएगा सर। कैश या बैंक। कौन सी वैल्यू आएगी? जितना अमाउंट हमें रियलाइज्ड होता है, रियलाइज्ड अमाउंट, रियलाइज्ड अमाउंट लिखना है। चाहे बिल्डिंग 2 लाख की थी और रियलाइज 50,000 हो रहा है तो अपने को टेंशन नहीं लेना कि कम रियलाइज हो रहा है, जितना रियलाइज हो रहा है। सपोज यही एसेट्स कोई पार्टनर टेक ओवर कर लेता है, एसेट्स टेकन बाय ए पार्टनर। यदि कोई पार्टनर लेके जा रहा है तो पार्टनर आर रिसीवर, रिसीवर अकाउंट इज, तो उस पार्टनर को डेबिट कर दोगे रिसीवर पार्टनर। रिसीवर पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। यदि वो पार्टनर ले जा रहा है तो उस पार्टनर कैपिटल को डेबिट करें। यहां पर जो एसेट्स आएगी वो पैसा किसी से भी हो सकता है, चाहे वो रिकॉर्डेड एसेट्स हो और चाहे वो अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो, किसी से भी पैसा वसूल हो सकता है। कैश रियलाइज होगा, हम ये एंट्री कर देंगे। ठीक है। यदि कैश या बैंक रियलाइज होता है तो कैश और बैंक को डेबिट कर देंगे और एसेट्स टेक ओवर बाय ए पार्टनर है तो कैश और बैंक की जगह क्या आ जाएगा? उस पार्टनर का नाम आ जाएगा। उसके बाद हम लायबिलिटीज का पेमेंट करते हैं। लायबिलिटीज पेड आउट। लायबिलिटीज पेड ऑफ, लायबिलिटीज का पेमेंट करना है। जनरली हम क्रेडिटर्स का पेमेंट करते हैं तो एंट्री करते हैं क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, लेकिन क्रेडिटर्स हमने ट्रांसफर कर दिए किसमें? तो अब जो भी पेमेंट करेंगे वो रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू ही करेंगे। तो यहां पर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। जितना हमने पेमेंट किया, जितना पेमेंट किया, क्रेडिटर्स 40,000 के थे, हमने 5% डिस्काउंट काट कर 38,000 पे किया, तो जितना पे किया उतना लिखना है। सपोज किसी लायबिलिटीज को पे करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी कोई पार्टनर्स ले लेता है। क्रेडिटर्स पेड बाय ए पार्टनर, कोई पार्टनर पे कर रहा है तो फिर बैंक की जगह उस गिवर पार्टनर का नाम आ जाएगा। गिवर को सीआर करते हैं। ये लायबिलिटीज चाहे बुक्स में रिकॉर्ड है
या नहीं है, रिकॉर्डेड एंड अनरिकॉर्डेड। लेकिन अकाउंट तो बंद वही होंगे जो रिकॉर्डेड है, लेकिन पेमेंट तो हमें करना ही पड़ेगा, अनरिकॉर्डेड का भी और रिकॉर्डेड का भी। जब ये प्रोसीजर चलता है, ये सारा डिसोल्यूशन का प्रोसेस चलता है, उसमें जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, हमारी एसेट्स का रिवैल्यूएशन करने के लिए, एसेट्स को ऑक्शन करने के लिए, एसेट्स को सेल करने के लिए एजेंट को कमीशन देना है, ये जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, इनको या तो हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोलते हैं, या डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस बोलते हैं, या लिक्विडेशन एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो जितने भी एक्सपेंसेस पे करते हैं, लायबिलिटीज और एक्सपेंसेस पे करते हैं, तो भी यही एंट्री होती है। अब इसके बाद एसेट्स और लायबिलिटीज का पेमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट और लॉस होगा, प्रॉफिट या लॉस होगा, लॉस ऑन रियलाइजेशन, will be transferred to all partners capital account, all partners in their old profit। अब न्यू रेशियो तो होगा ही नहीं, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करना, कैपिटल रेशियो में मत कर देना। कौन से रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दूसरी बात, नोट नंबर सेकंड ध्यान दीजिएगा, यदि लोन फ्रॉम पार्टनर है, यानी पार्टनर्स लोन की बने, तो पार्टनर्स के लोन अकाउंट बिल्कुल सेपरेटली बनाना है। पार्टनर्स लोन अकाउंट विल बी प्रिपेयर सेपरेटली। लोन अकाउंट बिल्कुल अलग से बने। कौन से लोन? पार्टनर्स के रिलेटिव के नहीं। एक्स पार्टनर है तो एक्स लोन की बात करेंगे, एक्स की वाइफ, एक्स का लड़का, एक्स की लड़की, उनके लोन की बात नहीं करेंगे, वो एक्सटर्नल लायबिलिटीज में ही आते हैं। ये पार्टनर्स लोन जो है वो इंटरनल लायबिलिटीज में आते हैं। और तीसरी बात, assets take over by creditors। जब क्रेडिटर्स एसेट्स टेक ओवर कर लेता है, कौन? तो उसकी कोई एंट्री, नो एंट्री नहीं, उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि क्रेडिटर्स भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा और एसेट्स भी रियलाइजेशन में, दोनों वहीं जा चुके हैं, वहीं आपस में सेटल कर रहे हैं, तो उसकी कोई एंट्री नहीं है। अब आपको सीक्वेंस ध्यान रखनी है पेमेंट की। पेमेंट की सीक्वेंस क्या होगी? सीक्वेंस ऑफ पेमेंट, सबसे पहले हमें एक्सटर्नल लायबिलिटीज का पेमेंट करना होगा। पेमेंट ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटीज का पेमेंट करना होगा। एक्सटर्नल लायबिलिटीज जो थर्ड पार्टी हमसे पैसा मांगती है, अदर देन पार्टनर, पार्टनर के अलावा, जिसमें क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटीज का पेमेंट करने के बाद यदि आपके पास लिक्विडिटी अवेलेबल है, कैश बचा हुआ है, तो इंटरनल लायबिलिटीज का पेमेंट करो। पेमेंट ऑफ इंटरनल लायबिलिटीज, इंटरनल लायबिलिटीज का पेमेंट करोगे। इंटरनल लायबिलिटीज में केवल एक ही आता है, लोन फ्रॉम पार्टनर, यानी पार्टनर्स लोन। और इंटरनल लायबिलिटीज का पेमेंट करने के बाद आपके पास कैश है, तो कैपिटल का फाइनल पेमेंट कर दोगे, रिफंड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। इसका मतलब जब तक आप एक्सटर्नल लायबिलिटीज का पेमेंट नहीं करोगे, जब तक आप एक्सटर्नल लायबिलिटीज का पेमेंट नहीं करोगे, तब तक इंटरनल लायबिलिटीज का नंबर नहीं आएगा। और जब तक इंटरनल लायबिलिटीज का पेमेंट नहीं करोगे, तब तक पार्टनर्स की कैपिटल का पेमेंट
इसका मतलब ये हो गया कि क्वेश्चन साइलेंट हो जाए, क्वेश्चन एक्सटर्नल लायबिलिटीज के लिए कुछ नहीं बोले, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ऑडिट इनको पे करना है कि नहीं करना है, तो भी आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप इनका पेमेंट नहीं करोगे नेक्स्ट स्टेप पर नहीं आओगे। होता है।